अनु बहुत संस्कारी लड़की थी। संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। अनु का ये संस्कार उसके ससुराल वालों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बहुत जल्द अनु के संस्कारी बहू बनने की असलियत सबके सामने आ जाती है। शादी के बाद ससुराल आते ही अनु बहुत जल्द रसोई की जिम्मेदारी संभाल लेती है। माँ जी, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बना देती हूँ। बहू, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, तू अपने कमरे में जा, खाना मैं बना लूंगी। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, अच्छा लगेगा क्या? आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके और पिताजी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अनु की बात सुनकर वसुंधरा फूली नहीं समाई। वो बाहर जाकर सोफे पर बैठ गई, जहाँ उसके पति कपिल बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। क्या बात है वसुंधरा, तुम यहाँ आराम कर रही हो? लगता है आज खाना नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा, बहू ने आते ही रसोई संभाल ली है। आज खाना बहू बना रही है, लेकिन उससे पहले वो हमारे लिए चाय बना रही है। कपिल और वसुंधरा बहुत देर तक बातें करते रहे, लेकिन अनु चाय लेकर नहीं आई। क्या बात है वसुंधरा, तुम तो कह रही थी कि बहू हमारे लिए चाय बना रही है। कहाँ है चाय भाई? कहीं बहू चाय बनाना भूल तो नहीं गई? मैं जाकर देखती हूँ। वसुंधरा रसोई में जाती है तो अनु रसोई में पोछा लगा रही थी। ये क्या कर रही है तू बहू? तूने चाय नहीं बनाई, थोड़ी देर में संजुला आती ही होगी, घर में झाड़ू पोछा संजुला लगा देगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? ये राम रसोई है। मेरी दादी कहती है कि सुबह सुबह रसोई में कुछ भी बनाने से पहले बनाने वाले को खुद नहाना चाहिए, उसके बाद रसोई की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, ताकि रसोई में जरा सी भी गंदगी न रह जाए। अगर रसोई में गंदगी रह जाए तो लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती है। इसलिए चाय बनाने से पहले मैंने रसोई की सफाई कर ली। अब मैं आप लोगों के लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। बस 5 मिनट और रुकिए, मैं अग्नि देवता की पूजा कर लूँ। ठीक है बहू, तू पूजा कर ले। वसुंधरा वहां से जाने लगती है, तभी अनु की नजर वसुंधरा के चप्पलों पर जाती है। माँ जी, मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगी। अनु बहू, तू हमारी बहू नहीं बेटी है। बोल, क्या बात है? माँ जी, आज के बाद चप्पल पहनकर रसोई में मत आइएगा। रसोई बहुत पवित्र स्थान होता है, और घर में सबसे कह दीजिएगा कि कोई भी चप्पल पहनकर रसोई में ना आए। ठीक है बहू, आज के बाद घर का कोई भी सदस्य चप्पल पहनकर रसोई में नहीं आएगा। वसुंधरा वहां से चली जाती है। क्या बात है वसुंधरा, हमारी चाय कहाँ है भाई? वसुंधरा ने कपिल को सारी बात बताई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें संस्कारी बहू मिली है, वरना आज के मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम चाय अकेले ही पीना, मैं तो चला नहाने, वरना दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगा भाई। अरे लेकिन चाय तो पीते जाइए। कपिल नहाने चला जाता है। थोड़ी देर में अनु चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। बहू, ये चाय तू वापस ले जा। क्यों माँ जी? मैं और तेरे पिताजी रोज एक साथ चाय पीते हैं। आज चाय में लेट होने के कारण तेरे पिताजी नहाने चले गए हैं। मैं उनके बगैर चाय नहीं पीती। माँ जी, कल से मैं सुबह जल्दी उठकर रसोई की सफाई कर लूंगी। कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है बहू। अनु चाय लेकर वापस चली जाती है। वो रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। 9 बजने वाले हैं। अगर मैंने बहू की मदद नहीं की तो तरुण के पापा और तरुण दोनों को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वसुंधरा रसोई में जाती है और खाना बनाने में अनु की मदद करने लगती है। तभी अनु चिल्लाने लगती है। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, आपने स्नान कर लिया? नहीं, लेकिन खाना बनाने और स्नान करने के बीच क्या संबंध? माँ जी, सुबह बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। जाइए, आप पहले स्नान करके आइए। अगर मैं स्नान करने चली गई तो देर हो जाएगी। तेरे पिताजी और तरुण को समय पर नाश्ता और लंच नहीं मिल पाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मैं पिताजी और आपके बेटे को समय पर नाश्ता और लंच दोनों दे दूंगी। आप जाकर स्नान कर लीजिए। सुबह सुबह स्नान और पूजा करने के बाद भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। बहू की बात मानकर वसुंधरा बाथरूम में नहाने चली जाती है, लेकिन जब वो नहाकर निकली तब तक अनु ना तो नाश्ता बना पाई थी और ना ही लंच। कपिल और तरुण दोनों को बिना खाए और बिना लंच लिए ही ऑफिस जाना पड़ता है। दूसरे दिन अनु सुबह 5 बजे उठ जाती है। वो नहाकर पूजा करने लगती है। पूजा की घंटी की आवाज सुनकर गहरी नींद में सो रहे घर के सभी सदस्यों की नींद खुल जाती है। इतनी सुबह सुबह कौन पूजा कर रहा है यार? अरे यार, कितनी नींद आ रही थी। तरुण देखता है कि अनु बेड पर नहीं है। वो उठकर पूजा स्थल के पास जाता है। ओफो अनु, इतनी सुबह सुबह पूजा करने की क्या जरूरत थी यार? मुझे सुबह सुबह सबके लिए चाय, नाश्ता और लंच बनाना है, इसलिए मैंने नहाकर पूजा कर ली। अरे चाय, नाश्ता और लंच बना लेती ना, इसके लिए पूजा करके घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो कि मैं लेट नाइट सोता हूँ, ऑफिस का कितना काम होता है। लेकिन मैं बिना नहाए और बिना पूजा के रसोई में नहीं जाती। ये हमारे संस्कार है। बिना नहाए और बिना पूजा के खाना नहीं बनाना चाहिए। तुम और तुम्हारे संस्कार ना मेरी नींद के आड़े आ रहे हैं।
अब आप जाकर आराम से सो जाइए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। तरुण दोबारा जाकर सो जाता है। अनु रसोई की सफाई करती है, जिसके बाद वो सबके लिए नाश्ता और लंच बनाने लगती है। कुकर की सीटी से कपिल की नींद हराम हो जाती है। कपिल ने घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह किचन में कौन है भाई? रसोई में बहू होगी। लेकिन वो इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही है? कल आप और तरुण बिना खाना खाए और बिना लंच लिए ही ऑफिस चले गए थे, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर खाना बना रही है। लेकिन वो सुबह 7 बजे उठकर खाना बनाती, तब भी 8 बजे तक खाना बन जाता। यूं सुबह 5 बजे से हम सबकी नींदें हराम करने की क्या जरूरत है? आप नहीं जानते कि वो कितनी संस्कारी है। वो बिना नहाए बिना पूजा के रसोई में नहीं जाती। रसोई की सफाई और अग्निदेव की पूजा करने के बाद ही वो खाना बनाती है। लेकिन हमारी नींद का क्या भाई? तुमने रसोई की जिम्मेदारी उसे दी ही क्यों? मुझे क्या पता था कि उसके संस्कार हमारी नींद उड़ा देंगे। जैसे तैसे अपनी अधूरी नींद बीच में ही छोड़कर वो तीनों आंखें मलते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि अनु सज संवर कर पूरे गहने पहनकर तैयार थी। उठ गए आप लोग? सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। अरे उठे नहीं है, उठा दिए गए हैं, कभी पूजा की घंटी से तो कभी कुकर की सीटी से। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं तो रसोई में खाना बना रही हूँ। पर दुल्हन की तरह तैयार होकर खाना बना रही हो? आज कुछ खास बात है क्या? घर की महिलाओं को सज संवर कर ही रसोई में जाना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में अनु चाय बनाकर लाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली वसुंधरा की सहेली आभा वहां आती है। अनु का 16 श्रृंगार देखकर वो कहती है, क्या बात है वसुंधरा, तू एकदम चुनकर सीरियल वाली बहू लाई है। सुबह सुबह तेरी बहू दुल्हन बनकर तैयार है। वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आभा की बात का क्या जवाब दे। वसुंधरा की हिचकिचाहट को देखकर तरुण ने कहा, आभा चाची आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तरुण पानी लेने रसोई की ओर जाता है तो वो देखता है कि किसी ने दरवाजे पर नोट चिपका रखा है, जिस पर लिखा था, कृपया रसोई में जाने से पहले चप्पल उतार दे। अब ये क्या है यार? ये जरूर अनु ने किया होगा। ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में नहीं, किसी साधु महात्मा के आश्रम में आ गया हूँ यार। तरुण नोट को फाड़कर फेंक देता है और चप्पल पहनकर रसोई में चला जाता है। वो एक गिलास पानी लाकर आभा को देता है। ये लीजिए चाची। आभा पानी पी लेती है, जिसके बाद वो वसुंधरा से कहती है, वसुंधरा, मैं कल से देख रही हूँ तेरी बहू रसोई को बहुत साफ सुथरा रखती है, चूल्हे की पूजा भी करती है। ये सब आपने कब देख लिया चाची जी? बहू भूल मत, मेरा घर तेरे घर के बगल में है। मेरी रसोई की खिड़की से तेरी रसोई साफ साफ दिखती है। ये सुनते ही अनु घबरा जाती है। क्या आपने सब कुछ देख लिया? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। क्या बात है अनु, आभा चाची ने ऐसा क्या देख लिया कि तुम इतनी घबराई हुई हो? क्या बात है बहू, तू हमसे क्या छिपा रही है? मैं बताती हूँ। तेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता। रसोई में आकर ये अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। इसकी माँ जैसे जैसे बताती है ये वैसे वैसे खाना बनाती है। ये संस्कारी होने का नाटक इसलिए करती है ताकि रसोई में इसके अलावा और कोई ना आ सके और किसी को कुछ पता ना चल सके। बस इतनी सी बात? अनु, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम माँ से कह देती, माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा देती। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि अगर मैं बता दूंगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो माँ जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सब कहें कि वसुंधरा की बहू सर्वगुण संपन्न है। मैं क्यों नाराज होंगी भला? मुझे कौन सा खाना बनाना आता था? मुझे भी तो तरुण की दादी ने खाना बनाना सिखाया था। और तुझे किसने कहा कि सर्वगुण संपन्न कहलाने के लिए ये सब करना पड़ता है जो तू कर रही थी? अब चल, मैं तुझे रसोई में खाना बनाना सिखाती हूँ। वसुंधरा और अनु दोनों रसोई में चले जाते हैं। सुमित की शादी मोहिनी से हुई थी। इस शादी से सुमित का परिवार बहुत खुश था, लेकिन मोहिनी के ससुराल आते ही घर में चोरियां शुरू हो जाती हैं और 4 दिन के बाद ही मोहिनी तिजोरी साफ करके चंपत हो जाती है। मंजू के घर में आज बहुत रौनक थी। सब लोग नई बहू मोहिनी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। कविता बहू, तूने छोटी बहू के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है ना? सुमित दुल्हन को लेकर आता ही होगा। माँ जी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अपनी देवरानी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। रीना, तूने छोटी भाभी का कमरा सजा दिया है ना? हाँ माँ, मैंने छोटी भाभी का कमरा फूलों से सजा दिया है। उनका कमरा खुशबू से भर गया है। सब लोग दरवाजे पर आ जाओ। मंजू अपने हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। घर के दूसरे सदस्य अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो जाते हैं। सुमित मोहिनी को लेकर घर आता है। आरती और फूलों की वर्षा से नई दुल्हन का स्वागत किया जाता है। आओ मोहिनी बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। मोहिनी मंजू के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो। रीना बेटी, मोहिनी को उसके कमरे में ले जा।
रीना मोहिनी को उसके कमरे में ले जाती है। पीछे पीछे सुमित भी आता है। रीना उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। कहाँ जा रहे हो भैया? आज तो मैं पूरे 10,000 रुपए लूंगी, तब आपको अंदर जाने दूंगी। मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, ये ले। सुमित रीना को पूरे 20,000 रुपए देता है। अरे वाह, भाभी के आने की इतनी खुशी, मतलब ये पैसे तुमने भाभी की वजह से दिए। थैंक यू भाभी। ऐसा कहकर रीना मोहिनी के गले लग जाती है और हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। रीना बाहर आती है तो मंजू की नजर उसके कानों पर जाती है। रीना बेटी, तेरे कान के झुमके कहाँ गए? रीना ने अपने कानों को छूकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हाय मेरे झुमके! खो दिए न झुमके। तुझे पता है ना सोना कितना महंगा हो गया, पूरे 50,000 के झुमके थे। रीना पूरे घर में अपने सोने के झुमके ढूंढने लगती है, लेकिन झुमके कहीं नहीं मिलते हैं। रीना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, कविता बहू। जी माँ जी। जाकर मोहिनी को खाना दे दे। ठीक है माँ जी। कविता एक प्लेट में खाना लेकर मोहिनी के कमरे में जाती है। मोहिनी, तुम बहुत थक गई होंगी, चलो खाना खा लो फिर सो जाना। कविता टेबल पर खाना रखकर जाने लगी। कविता भाभी थोड़ी देर मेरे पास बैठिए ना, मुझे यहाँ के तौर तरीकों के बारे में बता दीजिए। कविता मोहिनी के पास बैठ जाती है। मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के तौर तरीके यहाँ रहते रहते सीख जाओगी। यहाँ सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सारे मेहमानों को खाना खिलाना है। कविता वहां से चली जाती है। मोहिनी मन ही मन सोचती है, मुझे कौन सा यहाँ जिंदगी गुजारनी है? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें इस घर के तौर तरीके पूछने के लिए रोका था? मोहिनी हंसने लगती है। उसके हाथों में कविता की सोने की मोटी सी चेन थी, जो उसने बातों बातों में कविता के गले से कब उतार ली कविता को पता ही नहीं लगा। कविता मेहमानों को खाना खिलाने लगती है। सारे काम खत्म करने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो आईने के सामने अपने बाल बनाने लगती है। तब उसकी नजर उसके गले पर जाती है। मेरी सोने की चेन कहाँ गई? कविता पूरे कमरे में अपनी सोने की चेन ढूंढने लगती है। तभी कमरे में उसका पति मनोज आता है। क्या बात है कविता, तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरी सोने की चेन मेरे गले में नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई। कहाँ चली जाएगी? तुमने पहनी नहीं होगी, अपनी अलमारी में देख लो। नहीं, मैंने चेन पहनी थी। तसल्ली के लिए कविता अपनी अलमारी में सोने की चेन ढूंढती है, लेकिन चेन अलमारी में नहीं मिलती है। बाहर बरामदे में देखो, शायद मेहमानों को खाना खिलाते वक्त वहां गिर गई होगी। कविता बाहर बरामदे में जाकर अपनी सोने की चेन ढूंढती है, लेकिन चेन वहां भी नहीं मिलती है। वो उदास होकर कमरे में वापस आ जाती है। रात भर ना तो रीना को नींद आती है और ना ही कविता को। दूसरे दिन, माँ, मोहिनी भाभी के आते ही हमारे सोने के गहने गायब होने लगे हैं। ये शुभ संकेत नहीं है। ये तू क्या कह रही है रीना? मोहिनी सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। आज के जमाने में ये शुभ अशुभ की बातें कौन करता है? तुम लोगों ने अपने गहनों का ध्यान नहीं रखा तो इसमें मोहिनी की क्या गलती है? माँ जी, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? बोलो कविता बहू, क्या बात है? माँ जी, हम पुलिस को खबर कर देते हैं, पुलिस खुद पता लगा लेगी कि हमारे गहने किसने लिए हैं। घर में शादी का माहौल है, इतने मेहमान आए हुए हैं, ऐसे में यहाँ पुलिस आएगी तो लोग क्या कहेंगे? आज मोहिनी को मंदिर लेकर जाना है, तुम लोग पूजा का थाल तैयार कर लो, हम लोग थोड़ी देर में मंदिर निकलेंगे। रीना बेटी, तू मोहिनी और सुमित को तैयार होने के लिए बोल दे। ठीक है माँ। रीना मोहिनी के कमरे में जाकर उसे और सुमित को तैयार होने के लिए बोल देती है। कुछ देर बाद मोहिनी और सुमित को लेकर सभी महिलाएं मंदिर जाती हैं। वहां दोनों पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं। मोहिनी बहू, अब तुझे घर में विराजमान ठाकुर जी के पास ले चलती हूँ, जहां तुझे रोज सुबह नहाकर पूजा करना है। मोहिनी हाँ में सिर हिला देती है। मंजू मोहिनी को उस कमरे में ले जाती है जहां ठाकुर जी विराजमान थे। कमरे में एक तिजोरी रखी हुई थी। मंजू मोहिनी को ठाकुर जी की पूजा करने के लिए कहती है। मोहिनी पूजा तो कर रही थी, लेकिन उसकी नजर तिजोरी पर थी। मोहिनी बहू, तू ये फूल कहाँ चढ़ा रही है? ठाकुर जी तो इधर हैं। जी माँ जी। मोहिनी मन ही मन सोचती है, मैं कौन सा यहाँ पूजा करने आई हूँ बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा नाटक, बस 2 दिन और रुक जा। मोहिनी और मंजू पूजा करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर मंजू देखती है कि उसके हाथों से सोने के कंगन गायब हैं। हे राम, ये क्या हो गया? क्या हुआ मंजू? मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए। ये कैसे हो सकता है? तुम बहू को लेकर मंदिर गई थी, वहीं गिरा दिया होगा। पूरे 5 साल से वो कंगन मेरे हाथों में था। 5 साल में मैं कितनी बार मंदिर जा चुकी हूँ, अब तक नहीं गिरे तो आज कैसे गिर सकता है? अरे तुम क्या कहना चाहती हो? किसी ने तुम्हारे हाथों से कंगन निकाल लिए हैं? हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है।
रीना के सोने के झुमके गायब हो गए, कविता बहू की सोने की चेन गायब हो गई, मेरे सोने के कंगन गायब हो गए। 2 दिन में ये सब कैसे हो गया? हमारा लाखों का नुकसान हो गया। चलो तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस आएगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को कहने दो, चोर तो पकड़ा जाएगा ना। हरीन पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस घर आ जाती है। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर मोहिनी घबरा जाती है। पुलिस की गाड़ी? कहीं किसी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मोहिनी लंबा सा घूंघट निकाल लेती है। मुझे घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करनी होगी और सभी कमरों की तलाशी भी लेनी होगी। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करता है और सभी कमरों की तलाशी लेता है। जब वो मोहिनी के कमरे में जाने लगता है तो मंजू उसे रोकती है। इंस्पेक्टर साहब, उस कमरे में मत जाइए, वो मेरे बेटे सुमित और बहू मोहिनी का कमरा है। परसों ही मेरे बेटे की शादी हुई है, कमरे में नई बहू आराम कर रही होगी। ठीक है। इंस्पेक्टर वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहिनी की जान में जान आती है। थैंक गॉड इंस्पेक्टर गया, लेकिन मुझे जल्दी अपना काम करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। दूसरे दिन रात को जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तब मोहिनी मंजू के कमरे में जाती है, जहां मंजू आराम कर रही थी। मोहिनी मंजू के पैर दबाने लगती है। मोहिनी बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तू आराम कर, शादी की रस्मों से तू थक गई होगी। आप भी तो थक गई होंगी माँ जी, मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। माँ की सेवा करना संतान का धर्म है। तू कितनी संस्कारी है मोहिनी बहू, मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गई। मोहिनी मंजू के पैर दबाने लगती है। थोड़ी देर में मंजू को नींद आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो मंजू की कमर से तिजोरी की चाबी निकाल लेती है, जिसके बाद वो पूरे घर में नशे की दवा छिड़क देती है। इन सब के बाद वो किसी को फोन करती है, जल्दी गाड़ी लेकर आ जाओ, हमारा काम होने वाला है। मोहिनी के फोन करने के 10 मिनट बाद ही घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। मोहिनी घर का दरवाजा खोलती है और वो व्यक्ति घर के अंदर आ जाता है। तुमने सबको सुला दिया है ना? किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तुम चिंता मत करो, मैंने घर में नशे की दवा छिड़क दी है। चलो जल्दी से अपना काम कर लेते हैं। मोहिनी उस व्यक्ति को तिजोरी के पास ले जाती है। वो चाबी से तिजोरी खोलती है और उसमें रखे सारे गहने रुपए लेकर दोनों गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। जब सुबह सबकी नींद खुलती है। मोहिनी कहाँ चली गई? मोहिनी, अरे मोहिनी! सुमित मोहिनी को बाथरूम में ढूंढता है, लेकिन मोहिनी बाथरूम में भी नहीं थी। माँ, मोहिनी कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है, कहाँ गई होगी? घर के सारे सदस्य मोहिनी को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन मोहिनी कहीं नहीं मिलती है। रीना मोहिनी को ढूंढते हुए तिजोरी के पास जाती है तो वहां का नजारा देखकर वो चिल्लाने लगती है। सारे लोग तिजोरी के पास आ जाते हैं। माँ, मोहिनी भाभी तो सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई। हरीन जल्दी से पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। आजकल लुटेरी दुल्हन के नाम से एक गैंग सक्रिय है, जिसमें दुल्हन शादी के 4 दिन बाद ससुराल में चोरी करके भाग जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग गैंग को जल्द पकड़ लेंगे। कुछ दिन की छानबीन के बाद पुलिस लुटेरी गैंग को पकड़ लेती है। मोहिनी और उसके गैंग के लोग पकड़े जाते हैं। मंजू के घर से चोरी किए गए सारे गहने और पैसे उन्हें वापस तो मिल जाते हैं, लेकिन शादी के नाम पर सुमित और पूरे परिवार के साथ जो धोखा हुआ था, वो किसी गहरे सदमे से कम नहीं था।